बाबे दहर, पहली किस्त, पेश लफ्ज़, तमाम तारीफ़ें, कामयाबियाँ, इज़्ज़तें अल्लाह के नाम। बाबे दहर मेरी चौथी तहरीर है। कुछ तहरीरें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग के कैनवस से रंग का एक कतरा डाल दें तो बाकी के रंग आपका दिमाग फ़ौरन बुन लेता है और उन्हें कागज़ पे कहानी की सूरत उतारता जाता है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनके रंग का एक कतरा आपके दिमाग पे आज की तारीख में गिरता है तो अगला कतरा एक सदी बाद या शायद कभी नहीं। यूं ही लिखारियों ने कई कहानियां अधूरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें अपनी कहानी में रंग नहीं मिले, कई को मकसद नहीं मिला और बीसों लिखारियों को कहानी ने वो खुशी नहीं दी जो लिखाई जैसे महबूब पेशे को देनी चाहिए थी। बाबे दहर लिखते वक्त मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने ये कहानी अपने सिलसिलावार नॉवल बिस्मिल की छठी किस्त मुकम्मल होने के बाद लिखने का सोचा था और उस वक्त मुझे लगा था ये छोटा सा नॉवलेट होगा जिससे मैं जल्द से जल्द लिख लूँगी। मैंने बाबे दहर की कहानी अपने चंद करीबी दोस्तों को सुनाई और बाबे दहर की जो किताब इस वक्त आपके हाथ में है, कहानी उससे बेहद मुख्तलिफ थी। उन तमाम लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह कन्फ्यूज़ कर दिया था क्योंकि मैंने उन्हें बायक वक्त 2 प्लॉट सुनाए और उनमें से 2 दोस्त से एक प्लॉट पे मुत्तफ़िक थीं और दूसरी 2 किसी दूसरे पे। यहाँ मेरा शौक और जोश ज़रा ठंडा पड़ गया। कुछ था जो मुझे खटक गया था। यूँ मैंने चंद सफ़ात लिखकर कहानी को छोड़ दिया और दोबारा बिस्मिल लिखने लगी। 8वीं किस्त मुकम्मल करने के बाद मैंने दोबारा कासी ख़याल के तहत बाबे दहर लिखने का सोचा। चंद एक सफ़ात लिखे और मुझसे आगे नहीं लिखा गया। मुझे लगा ये मेरा राइटिंग ब्लॉक है। लेकिन मुझसे मेरा नॉवल बिस्मिल तो बाखूबी लिखा जा रहा था और यहाँ मैंने इस कहानी पे दोबारा दस्तबरदारी दी। तीसरी बार मैंने इसे यूं ही बैठे बिठाए फारिग औकात में लिखना शुरू किया तो अल्फाज जैसे हाथ बांधकर किसी मुतक़ैद मुरीद की तरह मेरे सामने ठहर गए और मैं किसी मलिका की तरह उन्हें उनकी वक़्त समझाते हुए कहानी की सल्तनत में हिस्सा देने लगी। उस रोज़ मुझे समझ आया कि हर कहानी के लिखे जाने का एक वक़्त होता है। हर कहानी की एक अना और ज़िद होती है। इस किताब ने मेरे साथ अनाओं का मामला रखा, ज़िद भी की और अपनी मनवाई भी। लेकिन एक चीज़ जो मैं कभी नहीं भूल सकती, वो इस कहानी के साथ जुड़ी मेरी खुशी है। भाभी दहर मैंने अपनी खुशी के लिए लिखा था, ये सच है। लेकिन मैं चाहती थी इस कहानी का कोई मकसद हो। एक तवील अरसे तक अगर मैं इस कहानी को टालती रही हूँ तो इसका दूसरा मसला ये था कि मैं इसके ज़रिए अपना पैगाम सही तरीके से नहीं दे पा रही थी। और इसी सिलसिले में एक दिन मेरी बात मेरी एक बेहद अजीज़ दोस्त आमना जुनैद से हुई। उससे मुझे बेहद तहम्मुल से मेरी ये कहानी के कुछ ऐसे पहलू दिखाए कि बाबे दहर की कहानी मेरे लिए क्रिस्टल क्लियर हो गई। और इसके बाद मसला ये था कि मैं 2 प्लॉट्स में से किसको आगे लेकर चलूँ। किरदार वही थे, सबक वही, लेकिन कुछ चीज़ें और जगहें थीं जहाँ मैं बेहद उलझी हुई थी। यहाँ तक कि मैंने इस कहानी को 5-6 साल आगे के लिए टाल दिया था और मेरी ये उलझन मेरी दोस्त गुल ने दूर कर दी। हमने पूरे 1 घंटे की कॉल में बेशतर छोल फिक्स किए। कहानी अब मेरे लिए आसान थी, लेकिन नहीं भी थी। मुझे ये कह लेने दें कि बाबे दहर मेरी तमाम कहानियों में सबसे पेचीदा और मुश्किल कहानी थी। ये मेरे ज़हन में जिस आसानी से आई थी, इसे लिखना उतना ही मुश्किल था और मैंने ये काम बड़ी मुश्किल से किया है। भाभी दहर उन लोगों की कहानी है जिनको लगता है उनका तख्त छोटा है और उन पे कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती, जिनको लगता है ये नाम, मुनसिब, रुतबा, वक़ार और पैसा सारी ज़िंदगी रहेगा। लोग उनके लिए सारी ज़िंदगी काम करते रहेंगे। आप इस कहानी में देखेंगे कि किस गफ़लत की नींद में हम अब तक धुत पड़े थे और उससे जागना क्या होता है। इस कहानी में मेरा पसंदीदा किरदार जबल इजलाल खान है। ये वो किरदार है जिससे मुझे खुशी और कम्फ़र्ट दिया। मैंने इसे बड़े दिल से लिखा है और मुझे उम्मीद है कि आप इसके किरदार को समझ सकेंगे। इसके अलावा ये कहानी सुल्तान सफ़दर, सैयद शादान शाह, हसन सुल्तान, ज़ुखरुफ़, वक़ार, ज़बरे शाहनवाज़, हंसला अहमद सईद और दनीन जाफ़िर की है। लिखारी हर किरदार को अपने दिल का एक हिस्सा देता है। मैंने इन तमाम किरदारों को अपना वक़्त, तवानाई और मोहब्बत दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम किरदार आपके दिल में जगह ज़रूर बनाएँगे। आखिर में कुछ लोगों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगी
पहले तो अपनी कुव्वत बर्दाश्त का, जिससे इन तमाम मुश्किल किरदारों को बर्दाश्त किया और बिलाखिर इनको एक अंजाम पे पहुंचा कर दम लिया। आमना जुनैद, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो शायद बाप तहर भी ना होता। मरियम मुज़फ़्फ़र, मेरी कहानियों को मुझसे ज़्यादा समझने के लिए और उनकी गलतियाँ खामियाँ दुरुस्त करने के लिए शुक्रिया। प्यारी गुल, अपने मसरूफ़ शेड्यूल से मेरे लिए वक्त निकाल कर मेरी कहानी की नोक पलक संवारने में मेरी मदद करने का शुक्रिया। आमना मनाहिल, रफ़ीक, हफ्ते 2 हफ्ते बाद आकर भी मुझे मोटिवेशन का एक लंबा दर्स देने के लिए शुक्रिया। सौलिया ईमान, छोटी-छोटी तफ़सील पे गौर करके मुझे बताने के लिए शुक्रिया। ज़ारा बतूल, मुझे हर मुश्किल वक़्त में सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। मेरे अब्बा और मेरे भाइयों का शुक्रिया, जिनका मैंने बहुत सर खाया। और मेरे बहन-भाइयों का शुक्रिया, जिन्होंने हर वक़्त मेरा अपने किरदारों की बात करते रहना बर्दाश्त किया। मेरे क़ारीन का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं अल्लाह के बाद अगर कुछ भी हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से हूँ। मेरे साथ रहें और दुआओं में याद रखें। मेहरुलनिसा शामिर। इंतसाब, मैं बाबे दहर को अल्लाह के नाम करती हूँ, जिससे मेरे लिखे में तासीर रखी, जिससे मुझे हर कदम पे सँभाल लिया। बाबे दहर का हर लफ्ज़ अल्लाह के नाम, वो जिससे लिखवाया और वही जो लिखवा रहा है। हिस्सा अव्वल। आसमान ने स्याह चादर ओढ़कर हिजर का गम मनाना चाहा, तो चाँद ने हिफ्ज़ से माँ तकत्तुम अपनी रोशनी मद्धम कर दी। तारों ने रपोश होने का अंदिया दिया और आसमान के हिजर का भरम रख लिया। यूं जो तारों और चांद जैसे वफादार और गमगसार साथ मिलने लगे, तो भला जीवन से शिकवा ही कैसा। उसी स्याह तारीख रात में पहाड़ों के दामन में वाक़या एक छोटे से गांव का रुख करो, तो कई कहानियां मुँह लपेटे लकड़ी के वो सीधा दरवाजों से झांकती नजर आएंगी। कोई कहानी तलाश करें, कर लेते हैं। कई गलियां फलांग कर, कई नुक्कड़ टाप कर, जर्द बल्ब के गिर परवानों का रक्स सीखते, पहाड़ों की ओट से उभरती भेड़ियों की आवाज़ सुनते, कहीं खुशबुओं को पीछे छोड़ दे, कहीं साजिशों को साथ जोड़े। एक लंबी पुरस्सरार खामोश सी गली में पूरी शान से खड़े एक पत्थर के बने घर की तरफ आओ, तो भूरी लकड़ी का रंगीन नक्शो निगार वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। रात जो जो गहरी होती जा रही थी, बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। आसमान से गिरते रुई के गोले घर की दीवारों, सड़क और दरवाजे के सामने एक पत्थर की सी सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। उसी बर्फबारी में उस घर के सहन में खड़े 3 मर्द अब दाखिली दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे गहवासिया थे, आवाज़ें मध्यम। उनके वजूद से कोई पोशीदा भेद, किसी राज के खुल जाने का खौफ आता था। खूब अंधेरे में पीले बल्ब की रोशनी में रास्ता बनाते हुए घर के अंदर आओ, तो लकड़ी का ये घर किसी भूल भलैया जैसा था, जहाँ राहदारियाँ ही राहदारियाँ थीं। सेन की एक तरफ ऊपर छत को जाती सीढ़ियों के करीब फर्श पे एक दरवाज़ा था, वो शायद नीचे तहखाने की तरफ जाने का रास्ता था। गर्दन झुकाकर नीचे झांक कर उस सैहाने नुमा जगह की तरफ आओ, तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। सांस रोके एक एक सीढ़ी पे कदम रखते हुए नीचे की तरफ आओ। आखिरी सीने पे खड़े होकर देखो, तो यहाँ घर के ही रकबे जितना तहखाना था। एक कोने में काठ कबाड़ पड़ा था, बाकी कोने खाली थे। और अगर निगाहें घुमाकर एक जाविये पे देखो, तो एक पल के लिए साकिन हो जाओ। तहखाने के वस में 5 कुर्सियां थीं और उन कुर्सियों पे कुछ लोग थे, जिंदा लोग, 5 लोग। उनके चेहरे एक तरफ ढलके हुए थे, आंखें बंद थीं, चेहरे पे किसी किस्म के जख्म का निशान नहीं था। हाँ, मगर उनमें से एक मर्द के बाजू पे प्लस्तर था, माथे पे जख्म का निशान भी सिर्फ उसी के था। करीब से देखो तो उनके वजूद पे लिबास ब्रांडेड थे, बदन से महक उठती थी, पैरों के जूतों से लाखों रुपए की मालियत का अंदाजा होता था। वो यकीनन आला ओहदों पे फाइज रहे होंगे। 4 मर्दों के साथ 5वीं असीर एक लड़की थी। उसके गले में एक पतली चेन थी, जिसपे सब्ज़ हीरा जगमगा रहा था। हमरंग हीरे उसके कानों और उँगलियों में भी थे। उसके जूते, ये जूते भी सबसे हाई हील्स। अगर ज़हन पे जोर देकर याद किया जाए, तो ये वही जूते थे जो 6 माह पहले होने वाले पेरिस फैशन शो वीक में पेश किए गए थे। उनकी मालियत करोड़ों में थी। उन जूतों को बड़े-बड़े घरों के फर्श पे रखा जाना था। उन्हें पहनकर दुनिया के महंगे-महंगे मार्बल को एहसास बख्शना था। और आज
ये मिट्टी से अटे फर्श पे दागदार हो रहे थे। किसी के पैर उन जूतों पे पड़े थे और उन पे नुमायाँ दाग बन चुके थे। अगर उनकी मालकिन को होश आ जाता तो वो इन जूतों पे लगे मिट्टी के दाग देख दोबारा बेहोश हो सकती थी। दूसरे असीर के जिस्म पे डेनिम जैकेट था, बज़ाहिर आम सा, मगर किसी ज़ौक़ रखने वाले शख्स को अगर ये जैकेट दिखाओ तो वो ज़रूर उसे छूकर महसूस करना चाहे और उसकी मालियत का अंदाज़ा लाखों में लगाए। तीसरे असीर के सफ़ेद जॉगर्स, वो जॉगर्स काबिल तारीफ थे, काबिल तहसीन भी। कोई जूतों पे लाखों रुपए कैसे खर्च कर सकता था? कोई उस असीर से सवाल करे। काफ़ी देर बाद उनमें से किसी एक ने आंख खोली थी। शायद नशा टूट रहा था। उस असीर के बदन पे लटका ओवरकोट, पूरे एशिया में ये कोट सिर्फ 3 लोगों के पास था। अब मालियत का अंदाज़ा तुम लगाओ। उसके साथ 2 और मर्दों का नशा भी टूटने लगा, मगर उनकी हरकत सुस्त सी। धीरे धीरे उस पहले ने आंखें खोली। फर्श घूमता महसूस हुआ, जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। उसे सर्दी लगी थी, बेख्तियार, बेहद सर्दी। आंखें खोले कई मिनट वो यूं ही गर्दन ढलकाए पड़ा रहा। हाथों पे बंधी रस्सियां सख्त सर्दी के इस मौसम में उसकी कलाइयों को ची रही थीं। उसे तकलीफ सी हुई और उसी तकलीफ में उससे पट से आंखें खोली। पूरी आंखें एक पल के लिए बिल्कुल साकिन हो गई। उसके साथ कुर्सियों पे कुछ और लोग भी थे। एक लम्हे के लिए वो सांस नहीं ले सका। वो आंखें पूरी तरह खोले बेयकीनी से आसपास देख रहे थे। उसके दोस्त और वो किसी जगह कैद हो चुके थे। ये हकीकत थी, मजाक या फिर शराब? शादान, जबरेज, उठो जबरेज उठो। वो उन दोनों को पुकार रहा था, जिन्हें अभी अभी हल्का सा होश आया था। सख्त सर्दी में अब उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। वो दोनों नीम गनूदगी में थे। उससे अपनी कुर्सी घसीटी। आवाज से एक मर्द ने आंखें खोली। दूसरा मर्द अभी भी कुर्सी को घसीटते हुए अपने बाकी साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे, मगर टांगें आजाद थीं। और अब वो उन्हीं आजाद टांगों से अपने एक साथी की कुर्सी को ठोकर मार रहा था। दूसरा असीर भी आंखें खोल चुका था और अब वो आसपास देख कर उस जगह को और अपने यहाँ होने के मकसद को समझना चाहता था। वो भी उतना ही शौक था जितना पहला मर्द। तीसरे ने भी हल्की हल्की आंखें खोली। उसे अपने हाथ सुन होते महसूस हुए। उसकी कलाई में बंधी उसकी घड़ी फर्श पे पड़ी थी। वो सांस लेना भूल गया। उसकी महंगी घड़ी का शीशा टूट चुका था। दूसरी तरफ उस शोर शराबे के दौरान बाकी दोनों भी होश में आ चुके थे। हर कोई उतना ही शौक था जितना उन्हें जगाने वाला मर्द। वो 5 लोग बेयकीनी से अपने अतराफ में देख रहे थे। ये लम्हा जैसे किसी डरावने ख्वाब का हिस्सा हो। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? लड़की की आवाज़ से हैरत और खौफ दोनों थे। वो बेकरारी से आसपास देख रही थी। यही सवाल मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ। ये सब क्या है? हम कहाँ हैं और हमें बांध कर क्यों रखा है? ये वो था जिसे सबसे पहले होश आया था। क्या हम किडनैप हो चुके हैं? ये कैसी जगह है? हम यहाँ कैसे आए हैं? वो एक दूसरे को देखते हो तो कभी अपने आसपास हरास सा जो उनके जिस्मों से लिपट गया था। ये तो तुम हमें बताओ ना। ये तो तुम हमें बताओ ना सुल्तान, क्योंकि हमने तो तुम्हें जागे हुए देखा है। क्या बकवास है ये? हम कहाँ हैं? ये आवाज़ सूरज की तंस में डूबी हुई। तुम मुझ पे शक कर रहे हो शादान? क्या मालूम ये तुम्हारे किसी हरीफ का काम हो जिसमें हम खवार हो रहे हैं। सुल्तान ने भी कह डाला। अपने हाथों को झुंझोड़ते हुए वो रस्सी खोलने की सही कर रहा था। सिर्फ मेरे हरीफ नहीं, जुखरूफ के बारे में क्या हाल है? उसके बाप के कातिल भी तो धमकी दे रहे थे। वो झुंझलाया, खौफजदा हुआ। मुझे अपने मामलात में मत घसीटो शादान। लड़की की आवाज़ बैठी हुई मगर मुस्तकीम थी। मैं तो खुद हैरान हूँ। लड़ना बंद करो तुम लोग और ये सोचो हम यहाँ आए कैसे। जिसके बाजू में परस्सा था वो जरा तहक्कुम से बोला तो हर एक ने तंजिया गर्दन झटकी। ये कैसी जगह है? सर्दी से कपकपाते हुए वो उससे खाने का जायजा ले रहा था। सोचना क्या है? हमें यहाँ जिसने बुलाया वो तुम हो हसन, और जुखरूफ तुम दोनों के अलावा ये कौन कर सकता है? काफी देर से खामोश बैठा गहरी भूरी आंखों वाला सबरेज बोला तो सुल्तान ने कुर्सी को ठोकर मारकर उसे नीचे गिराया। अपनी बकवास बंद रखो तुम सब। जुफरूक को अकेली लड़की समझ के चढ़ाई मत करो। तुम उसकी इतनी हमायत क्यों कर रहे हो? मिले हुए हो क्या? शादान तहजीक से बोला और उसके बाद वो सब आपस में भिड़ पड़े थे। हाथ बंधे हुए थे, मगर वो टांगों से एक दूसरे की कुर्सियों पे ठोकर मार रहे थे, चीख रहे थे, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे। उनकी आवाज़ बुलंद थी। जान के खौफ से ज़्यादा नफरत हावी होने लगी। तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारे दुश्मनों का काम है। तुमने हमें फंसाया है।
तुम अपने दोस्तों पे शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम घटिया, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दुश्मन, तुम। और फिर एक आवाज़ आई थी, गोली चलने की आवाज़, और उन तमाम कैदियों की ज़ुबानें साकित हो गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं। सीढ़ियों से उतरकर कोई आ रहा था, वो जिसके हाथ में पिस्तौल थी, और वही जिससे फायर किया था। वो मसरूर सी चाल चलता हुआ आ रहा था, उसका वजूद अंधेरे में था। आखिरी सीने तय करता वो आगे आया, और अगले चंद पल में वो उनके सामने खड़ा था। वो कुछ कहने लगा था, मगर अभी नहीं। तुम्हें उसके अल्फाज सुनने के लिए तहम्मुल से काम लेना होगा, क्योंकि ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये तो क्लाइमेक्स है, कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। 10 साल कबल, लंदन। लंदन इंग्लिस्तान का दिल, पुरसुकून सा शहर, जहाँ आए दिन मीना बरसता है। सड़कें हम्मा वक्त गीली होती हैं, जहाँ रौनकें हैं, जहाँ रंग और खुशियाँ हैं। लंदन की इमारतें ऊंची और कदीम हैं। दौड़ती भागती सुर्ख बसें सुरमाई सड़कों पर नुमाया नजर आती हैं। तेज रफ्तारी से भागती मेट्रो पल में तुम्हारी आंखों को एक जहां से दूसरे जहां ले जाती हैं। छतरी ताने, इर्द गिर्द से बेनियाज लोग, लंदन की मकरूरियत का लबादा ओढ़े घूमते हैं। शाहाना रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स इस शहर को पुरतायुश बनाते हैं। खाली सड़कों पर बैठे कबूतरों के गोल इस शहर की कसीदे कहते हैं। लंदन मगरूर है, अक्खड़ और खुशबी, आने वालों को जल्द कबूल नहीं करता, और जाने वालों को यूं अपने शहर में जकड़ लेता है कि उन्हें लंदन से जाना जान से जाने के मुतरादिफ लगता है। रोशनियां तो लंदन के लिए बनी हैं, खाने तो लंदन से शुरू होते हैं। जायका इस शहर की पहचान है। ल- मलिका का शहर लंदन कई कहानियां सीने में समोए, चुपकी चादर ओढ़े, तमकनत और हकमियत का सिंबल है। लोग लंदन को दुनिया कहते हैं, मगर दुनिया को लंदन कहना चाहिए। खज़ां के पत्तों सा, खुश्क बहार सा हरा भरा, सरमा का सफ़ेद और गर्मा का मीठा मीठा गरम लंदन। जिंदगी में अगर लंदन नहीं देखा तो तुमने जिंदगी गुजार ली, जी नहीं। शाम बीत चुकी थी, और रात ने लंदन पे अपने पर फैला लिए। अंधेरा हर सू फैल चुका था। मसुई रोशनियों से जगमग करता शहर आंखों को भला मालूम हो रहा था। कदीम इमारतों से फूटती सर्द रोशनी नॉस्टैल्जिया का सा तासुर देती थी। उस पर स्ट्रीट पोल्स चलने लगे थे। सुरमाई गीली सड़कों पे पोल्स का अक्स बनता था। मलिका के महल की रौनक रात में मजीद बढ़ गई थी। लंदन की रंगीन मिजाज वाले अपनी शामें किसी बार, क्लब या फिर रेस्टोरेंट में गुजारना पसंद करते थे। उनके बरक्स कुछ खामोश तभी फितरतन सुकून की तलाश में भटकते लोग किसी पुरसुकून गोशी की तलाश में निकल जाते थे। लंदन रात का राजा है, रौनकों का मरकज, और ये पहर उन्हीं रौनकों का था। टावर ब्रिज के एंड सामने एक शाहाना रेस्टोरेंट है, जहाँ इस वक्त सर्द बत्तियां चल रही थीं। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब थम चुकी थी। गीली सड़कें और हाथों में कॉफ़ी के गर्म मग लिए लोग आते जाते हुए लंदन को पुररौनक और मसरूफ बना रहे थे। रेस्टोरेंट की तरफ आओ तो हॉल में गोल मेज़ की रखी कुर्सियों के ऊपर खूबसूरत फूलों की लड़ियों का छज्जा बना था। ये मेज़ और रेस्टोरेंट बुलंदी पे था। यहाँ से टावर ब्रिज का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था। ग्रिल से बाहर शहर की रोशनियों भी दिखती थी। मेज़ की तरफ आओ तो उससे गिर्द कुर्सी खींचकर एक लड़का बैठा था। स्याह गोल गले वाली शर्ट के ऊपर स्याह जैकेट और स्याही पेंट में मलबूस वो अपने जॉगर्स वाले पैर झुला रहा था। उसके चेहरे पे चुंचलाहट थी और बेजारी भी। आसपास कांटे चमचों का शोर उसके असाब पे हथौड़े की तरह बरस रहा था। सर, आपका ऑर्डर। बाद अब पैरे के मुंह से अंदाज से पुकारने पे उससे चेहरा उठाकर उसे देखा था। कंदमी रंगत से आंखें और पुरकशिश नकूश वाले लड़के के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी, और निकालने को टारगेट भी मिल गया। एक बार कहा है कि मेरे दोस्त आ जाएं तो ऑर्डर देता हूँ, लेकिन आप मुझे बार बार तंग कर रहे हैं, है ना? उसका लहजा धीमा था, साफ साफ अंग्रेजी बोलते हुए भी इलाकाई अंसर नुमाया। साफ लगता था कोई सिंधी उर्दू बोल रहा है। सर, माजरत, मगर क्या माजरत? हाँ, 8:30 पे मैंने तुम्हें इंतजार करने को कहा था। अब 8:45 पे तुम दोबारा आ गए हो। क्या मैं यहाँ फी घंटा के चार्जेस पे नहीं कर रहा? वो उसके चेहरे पे उतर आया था। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगता था आप लोग प्रोफेशनल हैं, लेकिन नहीं। आप यहाँ, तुम जा सकते हो। स्याह जैकेट वाले लड़के की बात काटी गई। उसके हक में खड़े उससे क्या मुँह लड़के ने बहरे को जाने का कहा, और खुद कुर्सी खींच कर बैठा। उसका अंदाज काफी पुरसुकून था। सैयद शादान शाह, मुस्तकबिल के एंकर हो, हाल में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आने वाले लड़के ने उससे लगामें डाली।
शादान नामी लड़के ने सवर के खून पिए मगर काफ़ी कड़वे थे। आइंदा वो नहीं पीना चाहेगा। तुमने वक्त देखा है जबरेज? मैं यहाँ आधे घंटे से इन सुर्ख चमड़ी वाले अंग्रेजों को देख देख कर थक गया हूँ यार। वो सख्त झुंझलाया हुआ था। इनका भला होयो, लड्डई सिमी पोहा। इससे अच्छा था मैं आराम से सो जाता। आखिरी बात उससे सिर लग गई थी। जबरेज उसकी बात पे मुस्कुराया। हुलिया उसका शादान से मुख्तलिफ ना था मगर नक्कूश खूबसूरत थे। रंगत गोरी, सुर्ख और आंखें हल्की गहरी भूरी। कद काठ से वो अपनी उम्र से बड़ा लगता था। तो फिर किसी ऐसे होटल चलते हैं जहाँ भूरी चमड़ी वाले एशियाई हों। जबरेज ने हल पेश किया। शादान को कोफ्त होने लगी। तुम्हारा जोक तुम्हारी तरह ठंडा था। उससे कहते हुए कलाई पे बंधी घड़ी पे नजर डाली। अब ये सुल्तान कहाँ रह गया है? शादान उकताया। सुल्तान खुद को सुल्तान और हमें राया समझते हुए हमें इंतजार करवाना चाहता है। वो मेन्यू कार्ड देखते हुए अब भी पुरसुकून था। साफ जाहिर था अगर सुल्तान रात के 3 बजे भी आए तो जबरेज को फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, बस भूख लग सकती थी। अपनी बकवास बंद करो यार। पता करो ये सुल्तान आखिर है कहाँ। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। उसे गुस्सा बहुत आता था। जबरेज ने मेन्यू कार्ड वापस रखा। मेज पे हाथ रख के आगे को झुका। सुल्तान वहाँ होगा जहाँ उसकी जुखरूफ होगी। मायने हेसिस से कहते हुए वो पीछे हटा। शादान की बेसारी फना हुई। वो कमीनगी से मुस्कुराया। अंदर तक शांति उतर गई। अगले कई पल वो दोनों एक दूसरे को मायनी हेसी और इब्लीसी नजरों से देखते रहे। फिर दोनों आगे हुए, माथे टकरा लिए, आंखें एक दूसरे की आंखों में गाड़ ली। क्या लगता है आज प्रपोज करेगा सुल्तान? शादान की शादाब सी सरगोशी। क्या मतलब है? सुल्तान की जुबान को इतराफ की जरूरत भी है। उससे शाहाना अंदाज से हाथ जलाया। तुम्हें क्या लगता है आज भी सिर्फ डिनर होगा या दोस्त को लड़की मिलने की पार्टी भी? शादान का एक और तजस्सुस। अगर पार्टी हुई तो मैं उसे भी बुला लूं। जबरेज को नाम नहीं लेना पड़ा। उससे हर दोस्त वाकिफ होता है। वो नहीं कहेगा यार। मर जाएगा लेकिन कहेगा नहीं। कम से कम जुबान से नहीं। अब आंखों की जुबान जुखरूफ बीबी को कौन समझाए? मायूसी से कहते हुए पीछे हुआ। अब इस बात से जबरेज भी इत्फाक करता था। सुल्तान जब ज़ुखरुफ को देखता था उसके आसपास सारी दुनिया थम जाती थी। उसकी आंखों में वो चमक आती थी जिसका मुकाबला कोई दूसरी चमक नहीं कर सकती। वो दोनों इंतजार करने लगे मगर हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। टावर ब्रिज के सामने बने उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर गीली सड़क पे पैर धरते हुए हॉट चॉकलेट की खुशबू नतनों से टकराते हुए सड़कों पार्कों में खड़े मोहब्बत लुटाते जोड़ों पे नजर डालते एक गर्ल्स कॉलेज के बाहर पिछले दरवाजे की तरफ आओ तो मध्यम रोशनियों के दरमियान तुम्हें दो हेवले नजर आएंगे। ये एक कुशादा सी साफ सुथरी गली थी जिसके दोनों अतराफ में मुख्तलिफ इमारतें खड़ी थीं। उन्हीं इमारतों में एक हॉस्टल की इमारत भी थी। जर्द रंग की कदीम इमारत। हॉस्टल की दीवार से लटकी बेलों ने दीवार को ढक दिया था। उन्हीं ढकी हुई बेलों और कदीम दीवारों के साथ दो लोग अपनी पुश्त छोड़े खड़े थे। सांस रोके हराहट को साकिन किए। हॉस्टल के अंदर से शोर गुल की आवाज़ें यहाँ तक आती थीं। अंदर शायद कोई पार्टी चल रही थी। शक्दम म्यूजिक थम गया। शायद खाने का वक्फा था। उसी पल बेलू की ओर से एक मर्दाना हेवला बाहर निकला। आसपास चुकन्ना नजर दौड़ाई और फिर दीवार के साथ लगकर खड़े दूसरे हेवले को बाहर आने का इशारा किया। सनाना हेवला बाहर आया। वो नंगे पैर थी। मर्द ने उसकी ऊंची हील हाथों में उठा रखी थी और उसका बैग गर्दन में झूल रहा था। जैकेट बाजू पे और उन सब के साथ वो नीचे बैठा। यहाँ से रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। भूरी रंगत, हल्की भूरी आंखें, हल्की सी बढ़ी हुई शेप और उठी हुई नाक। वो अच्छा दिखता था, सोबर और मासूम सा। हुलिया वही जो शादान और सबरिज का था। नीचे झुके हुए उसने शू लेस खोले और फिर अपने जॉगर्स उसके सामने रख दिए। जरा से फासले पर गार्ड्स खड़े थे। अगर जो उन्होंने हील की टिक टिक सुन ली होती तो क्या होता वो दोनों जानते थे। लड़की ने अपना हक समझते हुए पैर जॉगर्स में डाले। अपने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक और ब्लश की किट उसे थमाई। जूते पहनकर वो सीधी खड़ी हुई और लम्हों के अंदर वो दोनों चपाक से गली से बाहर आ गए थे। भागते भागते काफी दूर आकर एक जगह वो रुके। घुटनों पे हाथ रखे, कमर झुकाए, चंद लंबे गहरे सांस लिए, फिर सीधे हुए। स्ट्रीट पोल्स की रोशनी में लड़की का सरापा वाजिया था। स्याह रंग का लंबा टखनों को छूता गाउन पहने, स्याह रेशमी और सीधे बाल ब्यूटी बोन को छूते थे। बालों में पूरी स्ट्रीकिंग करवा रखी थी। चेहरा गोल मटोल सा था। गाल भरे भरे और वजन भी अच्छा खासा। मोटी नहीं, सेहतमंद जरूर थी वो। तुम चले जाते सुल्तान,
मेरी वार्डन अगर तुम्हें देख लेती तो जान ले लेती तुम्हारी। उससे अपनी सफ़ेद रंग की हील उसके हाथ से लेते हुए कहा। मेरी जान लेती और तुम्हें तो जैसे सोने के ताज पहनाती, मलिका कहकर। उससे बाजू पे डाला जैकेट सुखरूफ की तरफ बढ़ाया। मुझे भला किसी ताज की ज़रूरत है क्या? मैं बेताज मलिका हूँ। उससे बेनियाज़ी से कंधे उचकाए, साथ सुल्तान को तादीबी नज़रों से देखा। नो एप्रिसिएशन। बीबी, तुम्हें अप्रिसिएशन की नहीं, चंदे की जरूरत है। वो झुककर अपने जूते पहनते हुए बोला। अंदाज लापरवाह था, लेस बांधते हुए उससे सर झुका रखा था। फिर क्या ख्याल है, मैं मुहिम चलाऊं या फिर ये काम भी तुम्हारे डैडी कर लेंगे? वो उठ खड़ा हुआ। नीम अंधेरे में खड़ा वो दराज का लड़का मुस्कुरा कर बोला, मेरे डैडी को अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी तुम मेरे कुछ लगते भी हो। तुम्हें अल्जाइमर है? आह, मुझे तुमसे हमदर्दी हुई। अब चंदे के लिए अल्फाज बढ़ाने पड़ेंगे। वो उसी अंदाज से उसके चेहरे पे नसें जमा कर बोला, आज हमारा आखिरी दिन है और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। आखिरी दिन? तुम्हें कौन सी बीमारी है यार, बताया क्यों नहीं? लड़की ने पैर पटका और आगे बढ़ गई। अच्छा ये तो बताओ, मुहिम का नाम क्या होगा? चंदा बराए मलिका का ताज? मेरे पीछे मत आना सुल्तान सफ्दर, वरना जहन्नुम फसल कर दूंगी। यानी तुम्हारे साथ गुजारा करने के बाद एक और जहन्नुम भी होगी? वो मस्नूई ताज्जुब से बोला। अब की लड़की कुछ न बोली तो सुल्तान को मामले कशीदा होते महसूस हुए। वो उसे आवाज़ें देते हुए उसके पीछे जाने लगा था। लंदन की उस गली ने उन मनासिर को तारीख की तरह अपने सीने पे रकम कर लिया था, कभी ना भूलने के लिए, कभी ना मिटाने के लिए। थोड़ी देर बाद अगर वापस रेस्टोरेंट की तरफ आओ तो गोल मेज पे अदालत लगी थी। नौवारद सरकार के दरबार में हाथ बांधे खड़े थे। शादान सख्त नसों से सखरूफ और सुल्तान को घूर रहा था, जैसे बताना चाहता हूँ, तुम लोगों ने सैयद शादान शाह के दरबार में देर से हाजिरी लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है और मैं इससे भूलूंगा नहीं। जबरेश नॉर्मल था, यूं जैसे अगर रेस्टोरेंट की छत भी गिरी तो कपड़े झाड़ कर उठेगा और बाहर निकल जाएगा। उसके लिए वो सलाद अहम थी, जिसके पत्ते वो चुन चुन कर खा रहा था। खाना ऑर्डर करते हैं, क्या ख्याल है? जबरेज ने शादान की सुलगती निगाहों का रुख दूसरी जानिब करना चाहा। वो हनूस उन दोनों को देखता रहा। मलिका ब्रितानिया और कनेडियन सरकार, शुरुआत करें। यूं भी हम राया कि आपके आगे क्या औकात है? वो हथेली पे चेहरा गिराए कटीले अंदाज से बोला। जुखरूफ और सुल्तान ने पहलू बदला। शादान ग्रुप का बिगड़ा बच्चा था, जिसके बिगड़ जाने से हर कोई खौफ खाता था। क्या ख्याल है आका, फिर ऑर्डर करें या फिर हम मजीद इंतजार करें? तंज के थे। सुल्तान ने एक नज़र सुखरूफ को देखा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में फैसला लिया। उन्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत कम पड़ा करती थी। हम दोनों के साथ कोई तीसरा भी है, एक सांस में एक साथ कहा तो शादान पन में सुकेड़े पीछे हो बैठा। जबरेश ने गर्दन हिलाई जैसे कहा हो। ओ, अच्छा, ओके, कूल, मतलब एक और सलाद भी मिलेगी। आ जाओ। उन दोनों के एक साथ कहने पे कोई था जो पिलर की ओर से निकलकर सामने आया था। उसकी आंखें से आधी चमकदार और सहीन, चेहरा खूबरू और होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। मासूम सादा मुस्कुराहट। तीन लोग उसे मुस्कुरा कर ही देख रहे थे, मगर शादान की नस नस में लावा दौड़ गया। सारी का सारा आतिश फिशां फट गया। हसन मिराज सुल्तान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? शादान ने चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। हसन ने मुस्कुराने पे एक दफा किया। लंदन और उसके मसाफात में तीसरी जंग अजीम का वक्त हुआ चाहता है।